आज हमारे साथ मौजूद है वन टाइम पीएसएल चैंपियन और सीजन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर उमैद आसिफ। ऑफ कोर्स आप लोगों ने उमैद भाई को पीएसएल में इन एक्शन देखा होगा, जहां से उमैद भाई को काफी फेम मिला है और उन्होंने मल्टीपल पीएसएल फ्रेंचाइजेस को भी रिप्रेजेंट किया है अक्रॉस मैनी पीएसएल सीजन्स। एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान वर्ल्ड कप कैंपेन और एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर हम उनका ओपिनियन लेंगे। उमैद भाई, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी भाई। अच्छा, पाकिस्तान ने 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट हारे हैं, 3 मैचेस जीते हैं और अब पाकिस्तान इज गोइंग टू फेस न्यूजीलैंड एट बेंगलुरु। और अगर देखा जाए तो हमारे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन और उस सिनेरियो में एक मस्ट विन गेम बन चुका है कि हमने न्यूजीलैंड को लाजमी हराना है। आप बॉलर हैं, आपने ऑफ कोर्स आप मीडियम पेस फास्ट बॉलिंग करते हैं। बॉलिंग के लिहाज से आपने अब तक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी देखी है। बेंगलुरु का छोटा ग्राउंड है, वहां पे हमें ऑलरेडी 350 प्लस रन भी पड़ चुके हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक कैसा होना चाहिए इस न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ? देखिए, अटैक तो हमारा अच्छा है, सिर्फ एग्जीक्यूशन मिस कर रहे थे हम। प्लानिंग जो प्लान कर रहे थे, आई थिंक उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। जो भी एनालिस्ट के साथ बैठ के किया जा रहा था, या पिच के मुताबिक बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। या अगर हमारा एक प्लान ए था तो हम फौरन से प्लान, अगर हमने देखा कि स्विंग नहीं हो रही या कोई सी मूवमेंट नहीं मिल रही, तो हम प्लान बी की तरफ जाने की बजाय उसी के ऊपर अटेम्प्ट करते रहे ज्यादा देर के लिए कि शायद अभी कुछ हो जाए अभी। तो लेकिन आई थिंक, देखिए, हम हमें क्रेडिट देना चाहिए वेयर इट इज ड्यू, क्योंकि अब देखें, अब न्यूज इंडिया की टीम है, अगर वो फौरन से अपने प्लान्स उसी पिच के मुताबिक चेंज करते हैं। ऑब्वियसली वो होस्ट हैं, उनको पता है कि किस पिच पे क्या होता है, वो करते हैं। लेकिन हम बीइंग अ प्रोफेशनल इंटरनेशनल टीम, हमें भी उसी तरह ही करना है कि देख के कि हमें पिछले 4 साल से इसी प्रिपरेशन होनी चाहिए थी कि आपको अगर स्विंग नहीं मिल रहा तो आपने फिर किस तरफ जाना है और कब करना है, किस बैट्समैन के अगेंस्ट क्या करना है। तो होपफुली जो प्लान एग्जीक्यूशन है वो अच्छी हो, और इंशाल्लाह न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में मेरे ख्याल से देखें उनके प्लेयर्स भी काफी इंजर्ड हो गए हैं, तो ये एक प्लस साइन है पाकिस्तान के लिए। तो आई एम वेरी होपफुल कि न्यूजीलैंड को हम हरा लेंगे। या अच्छा, शहनशाह अफरीदी पिछले मैच में भी हमने देखा काफी फॉर्म में आए हुए थे। हारिस रऊफ को एक एक तरह से हमने देखा है काफी वो कॉस्टली रहे हैं, बट उन्होंने पिछले मैच में 2 आउट किए थे। उसके अलावा वसीम जूनियर 2 मैचेस में 5 आउट कर दिए हैं। हसन अली को हमने बाहर बिठाया था। एक तो स्पेसिफिकली ये जो 3 लोग हमारे जिन फास्ट बॉलर्स के मैंने नाम लिए, उनकी फॉर्म को आप किस तरह देखते हैं, गिवन के जो हमारा न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है हाई स्कोरिंग ग्राउंड में? और दूसरी बात ये कि हमें चौथे पेसर को भी अंदर लेके आना चाहिए अगले मैच के लिए या नहीं? अह, देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना उस टाइम टीम की प्लानिंग, उनकी ऑपोजिशन देखते हुए कि वो उनके बैट्समैन के मैचअप्स कैसे हैं, किस तरह के हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट वो कैसे हैं, फास्ट बॉलर के अगेंस्ट कैसे हैं। तो बाकी देखा है आपने, मेरे ख्याल से वसीम जिन्होंने 2 मैचों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मे बी वो उनको टाइम मिल गया था आफ्टर द प्ले, जो वार्म अप गेम्स थी उनके, उसके बाद उन्होंने शायद काम काफी किया अपने ऊपर थोड़ा, लाइन लेंथ के ऊपर। तो उन्होंने बहुत अच्छी पेस भी अच्छी जनरेट की है, और लाइन लेंथ भी अच्छी रखी है पिछले मैच में भी, पिछले दोनों मैचेस में एक्चुअली। और शाहीन की फॉर्म भी हम देख सकते हैं, वापस आ गया है वो। देखिए, शाहीन अभी जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं अभी, हम ऑब्वियसली वो 100% वो शाहीन नहीं है जो हम देखते हैं जिनकी बॉल शुरू में स्विंग होती है। उसका रीजन, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। उनकी रिस्ट पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट लग रही थी मुझे जब उन्होंने स्टार्क और शाहीन का कंपैरिजन किया। उसके बाद शाहीन का अपने ही पिछले जब इंजरी से पहले था उस कंपैरिजन किया, रिस्ट थोड़ी सी जैसे इन स्विंग के लिए होती है, वो दूसरी वाली लग रही थी थोड़ी बहुत। तो मे बी, बट उसने अपनी उसको छोड़ के, भूल के कि स्विंग नहीं हो रही, तो उसने फौरन से एग्जीक्यूशन अपनी बेहतर की प्लान बी के ऊपर या प्लान सी के ऊपर, जिसकी वजह से उसने विकेट्स भी ली। और हमारे पिछले मैच में ऑब्वियसली वो मैन ऑफ द मैच भी था, मैन ऑफ द मैच वगैरह था। लेकिन आई थिंक शाहीन को क्रेडिट देना चाहिए कि हमने टीम को 200 पे आउट कर लिया था। तो फॉर्म में तो तीनों लग रहे हैं इस टाइम। ऑन द डे कौन परफॉर्म करता है ये उसी दिन ही पता चलता बात अब आती है स्पिनर्स पे। हमने खेले हैं 7 मैचेस और 7 मैचेस में हमारी स्पिन एक तरह से नल एंड वॉइड रही है। शादाब खान को हमने पहले खिलाया, उसके बाद वो आउट ऑफ फॉर्म होकर बाहर बैठा रहा। और शादाब को हम ना खिलाए तो हम अपनी बैटिंग डेप्थ भी लूज कर देते हैं। उसके बाद फिर हम उसामा मीर को ले आए तो उसकी फॉर्म के साथ भी थोड़ा वही मसला रहा। ठीक है, वो विकेट्स लेता है बट वो भी कॉस्टली रहता है।
नवाज को भी हमने ड्रॉप कर दिया, इफ्तिखार से हम 10 ओवर के स्पेल्स करवा रहे हैं। तो एक तो पाकिस्तान के स्पिन कॉन्डम पे बात करें कि क्यों यकदम ही सबको स्पिन करना भूल गई है, और दूसरा आगे जाते हुए हमारे पास क्या प्लान होना चाहिए, स्टार्टिंग विद देखिए शादाब। मैं कहता हूँ, आई थिंक अब जैसे फास्ट बॉलर को जब ग्रीन विकेट मिलती है ना, तो वो वापस से बायर हो जाते हैं, वो ग्रीन विकेट में उसकी वजह से वो शॉर्ट भी पिच करते हैं, बायर भी कर देते हैं, जोर मतलब पिच यूज करने के चक्कर में ना वो वेवर्ड बॉलिंग कर देते हैं। इसी तरह मुझे लग रहा है कि हमारे स्पिनर्स को शायद जब टर्निंग ट्रैक्स मिले हैं तो उन्होंने फ्लाइट देने की ज्यादा कोशिश की है, जिसकी वजह से फुल टॉसेस भी हो रही हैं या आगे भी गिर रहा है बॉल, तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। आई थिंक उन्हें अपनी स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए। उसामा है, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो लोअर है, इतनी हाई ट्रेजेक्ट्री नहीं होती। या जो शादाब है, शादाब की भी ट्रेजेक्ट्री लोअर है, नवाज की भी लोअर ट्रेजेक्ट्री है, क्योंकि T20 बहुत खेले हैं तीनों, तो उस वजह से वो ट्रेजेक्ट्री वो हो चुकी है। अब आपको वर्ल्ड कप के दौरान आके आप वो मसल मेमोरी बिल्ड नहीं कर सकते 4 5 6 10 दिनों में, जो आपकी पिछले सालों से बनी हुई है। तो इसलिए आई थिंक उन्हें अपनी स्ट्रेंथ पे रह के, जो अगर क्विकर लेग ब्रेक करनी है, क्विकर गुगली करनी है, फ्लिपर करना है, तो उसी पे ही करते रहना चाहिए, रादर देन के फ्लाइट दे के जी कुलदीप फ्लाइट दे के आउट कर रहा है, सेंटनर फ्लाइट दे के आउट कर रहा है। तो वो उनकी प्रैक्टिस वैसी है, हमारी वो स्ट्रेंथ नहीं है। हमें मेरे ख्याल से तीनों स्पिनर्स को, हम आगा को भी यूज कर सकते हैं, इवन के साउथ शकील को भी आप यूज कर सकते हैं। इफ्तिखार तो आपने देखा है उसकी वो, इफ्तिखार अगर फ्लाइट करते हैं तो वो उनकी नेचुरल उस तरह की, वो अपनी नेचुरल बॉलिंग पे रह रहे हैं। हमारे स्पिनर्स आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं, इस वजह से उनसे नहीं हो पा रहा। मेरा मशवरा ये होगा कि सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे रह के बॉलिंग करें, तेज करनी है तेज करें बस, लेकिन वो फ्लाइट और वो कोशिश करने के बहुत ज्यादा ब्रेक कर दें, तो आई थिंक वो हमें बैकफायर कर रहा है। ठीक है। अच्छा, हमारे हमें हम काफी श्योर थे कि हमारे पास शदाब भी है, नवाज भी है, साथ इतनी भी बॉलिंग करता है, और ये ये वाले रिसोर्सेज लेके हम एशिया कप में गए। मगर जब हम एशिया कप में हमें थोड़ी सी मार पिटी, शदाब को भी नवाज को भी, तो वहां पे हमें थोड़ा सा ख्याल आया कि यार अबरार अहमद को होना चाहिए, वो बंदा जिसको हमने ऑलरेडी व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो उसी डबल वाइडेडनेस में हम उसको 17 में ले गए, 18 में ले गए, मगर 15 में नहीं ले गए। आपके ख्याल में अबरार को 15 में होना चाहिए था? अगर होना चाहिए था तो किस तरह से उनकी जगह बनती? देखें, आप जिन प्लेयर्स को पिछले 2 3 साल से खिला रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं इसी वर्ल्ड कप के लिए, उसके बाद अचानक आप किसी प्लेयर को ला के आप सीधा वनडे में नहीं डाल सकते। ऑब्वियसली उसके पीछे कोई ये, आप उसके पीछे आप आप उसको आर्गुमेंट ये जरूर कर सकते हैं कि भाई वो मिस्ट्री स्पिनर होता और ब्लू टीम्स ने उसके अगेंस्ट नहीं खेला हुआ शायद वो, लेकिन वो उसके लिए भी, उसके ऊपर भी ओवर प्रेशर होता कि आप सीधा उसे वर्ल्ड कप पे वनडे इंटरनेशनल खिला रहे हैं। तो आई थिंक जो टीम का पीछे से चलता आ रहा था, वो वन ऑफ टूर्नामेंट की वजह से आई थिंक मैनेजमेंट चेंज नहीं करना चाह रही थी, लेकिन उसे ऐसा बैकअप रखा था कि अगर किसी को कुछ होता है तो फिर उसे ऐसा बैकअप स्पिनर हम खिला सकते हैं। कुछ थोड़ी बहुत कह सकते हैं मिस्टेक्स हो चुकी हैं पिछले के, जो बैकअप प्लेयर्स थे उनको रेगुलरली पिछले 2 साल में दरमियान दरमियान में सीरीज नहीं खिलाई गई। तो ये एक ड्रॉबैक हुआ है हमारी टीम को कि जो प्लेयर थे अगर आउट ऑफ फॉर्म में है, तो आपके जो बेंच स्ट्रेंथ थी वो प्रॉपरली वो रेडी नहीं थी उस चीज के लिए। आपने भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी सुनी होगी जो टीवी चैनल्स पे हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को लेकर हुई है। उसके बाद क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी ऑफ कोर्स जो चल रहा होता है, और वो भी बाबर के रिवॉल्व कर रहा है जो भी चल रहा है। तो दो चीजें, एक कप्तानी के ऊपर लोग क्वेश्चन कर रहे थे, दूसरा आउटसाइड नॉइज बहुत ज्यादा थी कि फलां ने कॉल की आपने नहीं उठाई, पता नहीं की भी थी या नहीं की थी। तो ये दो चीजें बड़ा बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है कप्तान पे, वो भी आप इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप खेल रहे हो। तो आप बाबर के साथ खेले भी हैं, आपने बाबर को अच्छे से जानते भी है, तो बाबर ने इस चीज के साथ कैसे डील किया होगा? देखिए, आई थिंक एक पाकिस्तान मैनेजमेंट जो थी, उसका ये एक अच्छा स्टेप था कि आप साथ में एक साइकोलॉजिस्ट का, पता नहीं है, वो लेके गए हैं साइकेट्रिस्ट साथ में, लाइफ कोच कह सकते हैं उसे आप। तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी कि आप इतना हाई प्रेशर टूर्नामेंट हो और उसमें उसके बाद ऐसी कंट्रोवर्सीज बने, तो आप ऑब्वियसली आप इंसान है, आपका माइंड जो है वो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है। बट आई होप कि उन्होंने अच्छे तरीके से इस चीज़ को डील करवाया है, जो साइकेट्रिस्ट है साथ में। और इफेक्ट तो होता है इंसान के ऊपर, आप जो जितने मर्जी स्ट्रांग हो, बट आप इन दी एंड आपने जाके ग्राउंड में परफॉर्म करना होता है।
और कैप्टनसी में आपको एक चीज ये है कि देखें, जो भी कैप्टन होता है, अनलेस के वो इमरान खान है, वो इवन के वो भी जावेद मियांदाद उनके साथ होते थे, बाकी प्लेयर्स सीनियर जो थे उनके साथ होते थे उनको हेल्प आउट करने के लिए। बाबर के साथ भी काफी प्लेयर है। अब सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बाबर की कैप्टनसी खराब है या कोई मगर मसला हो रहा है। तो इट्स अ टीम डिसीजन जो भी हो रहा होता है। आप देखेंगे जब भी कोई डिसीजन हो रहा होता है तो वो सारे इकट्ठे होके किसी चीज को डिसाइड करते हैं। उसमें शाहीन भी होता है, उसमें रिजवान भी है, बाबर भी होता है, कोई भी और सीनियर साथ में बॉलर हो तो वो भी होता है। वो उस चीज को मिलकर डिसाइड करते हैं, तो वो एक म्यूचुअल डिसीजन होता है। कैप आप बाकी उसके अलावा अगर कैप्टनसी की बात करें तो मुझे इतना कोई उसमें कोई फॉल्ट नहीं लगा। देखिए कैप्टन कैप्टन जो है ना वो आपको ग्राउंड में सिर्फ बैक ही कर दे तो वो प्लेयर के लिए इनफ होता है, क्योंकि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर है। आपको जरूरत नहीं होती कि आपको नर्चर किया जाए बिल्कुल अंडर 19 अंडर 16 के बच्चे की तरह। तो अंडर ग्राउंड में आपकी कैप्टनसी की सपोर्ट ही बहुत होती है। तो वो कैप्टन अच्छा वही होता है जो अपनी टीम को गिरते हुए को भी उठा के रखे। तो आई थिंक मुझे बाबर में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मैं उसकी कैप्टनसी के अंदर भी खेला हूँ कि गिरने देता है या कुछ होता है। वो कोई किसी को उस टाइम पे कुछ इतना डांट के या कुछ करने की कोशिश नहीं करता, अनलेस की बहुत ही बड़ी कोई बात हो जाए। तो बाकी आई होप कि आगे पाकिस्तान टीम अच्छा करे उसकी कैप्टनसी में। हम हाँ ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी हम तो चाहेंगे हम सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचे। बाबर जो है वो उसने दो तीन फिफ्टीज की है, 100 नहीं कर सका अभी वो वर्ल्ड कप के अंदर। और एक थोड़ा सा एक किस्म का कह लें कि टेक्निकल फ्लॉ है या एक रेपिटेटिव बिहेवियर है आउट होने का। ऑफ स्पिनर से पहले पहले वो आउट हो रहे थे शॉर्ट मिड विकेट पे, जो उन्होंने जैम्पा के खिलाफ भी शॉट की और आर्यन दत्त के खिलाफ भी की। या फिर दूसरा एक और ही उनकी बैटिंग के अंदर हमें पैटर्न नजर आ रहा है कि वो उनको स्टार्ट मिल जाता है, वो अंदर सेट हो जाते हैं। मगर उसके बाद एक जो बाबर आजम है जिसको हम जानते हैं, जो बड़ी इनिंग खेलता है, जो 100 करता है, वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो इज इट समथिंग रिगार्डिंग के आउटसाइड नॉइज इफेक्ट कर रही है, या फिर बॉलिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है, या बाबर का कोई मिड टूर्नामेंट कोई टेक्निकल फ्लॉ आ गया बैटिंग? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है बाबर के। मैंने जो देखे हैं 80% तो बड़े सॉफ्ट डिसमिसल्स हुए हैं। मतलब लाइक आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि जी ये इधर कैच हो जाएगा या ऐसे खेला तो ये इधर इस चीज पे आउट हो गया, फ्लिक मारा तो मिड विकेट आउट हो गए, पुल मारा तो मिड विकेट आउट हो गए। बहुत सॉफ्ट डिसमिसल्स देखे हैं मैंने। ये नहीं था कि बॉलर ने आपको आके बड़ी प्लानिंग के साथ उधर रखा था कि रखा ही बाबर के लिए था और उधर ही आउट हो गया है। मेरा नहीं ख्याल ऐसे 80% डिसमिसल्स में ऐसा हुआ है। तो ये आप कह सकते हैं ये लक है, इट्स नॉट कि बाबर कुछ गलत खेल रहा है या कुछ कह रहा है। तो मैं इस चीज में बैट्समैन को एट फॉल्ट नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये फॉर्म में आप देखेंगे, आप याद करेंगे जब कोहली था वो जब उसने इतने अरसा 100 नहीं किया, लेकिन आप ये देखेंगे वो 40s और 60s और 70s जरूर कर रहा था साथ। इसका मतलब है कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, सिर्फ उसमें लक नहीं चल रही थी कि यू गो ऑन एंड मेक अ बिग स्कोर। उसके पीछे इतनी हार्डशिप हार्ड वर्क होता है सारा कुछ कि आप और एक्स्ट्रा ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो और मेहनत करते हैं अपने ऊपर कि क्यों नहीं हो रहा, वो कर रहे होते हैं साथ साथ। बट नहीं, वो उस टाइम वो सिर्फ उनका एक टेस्ट हो रहा होता है कि जी टू मेक यू मोर मेंटली स्ट्रोंगर। तो आई थिंक ये बाबर का एक मेंटल टेस्ट है अल्लाह की तरफ से कि देखते हैं ये और कितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है इस चीज में। कितना इंपॉर्टेंट है फखर का फॉर्म में आना? और क्या हम ये चीज पहले भी कर सकते हैं कि क्योंकि फखर ने इन बिटवीन मैचेस तो नहीं खेले नेदरलैंड्स और इस सीरीज के इस बांग्लादेश मैच के दौरान, तो क्या हम फखर को और बैक कर सकते थे कि हम उसको इंडिया के खिलाफ भी खिलाते? देखें फकर काफी देर से आउट ऑफ फॉर्म था, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक प्लेयर के लिए ना रेस्ट बहुत बड़ी चीज हो जाती है। आप मेंटली थोड़ा रिलैक्स करते हो। आई होप कि उसके ऊपर प्रेशर एक्स्ट्रा नहीं डाला था इस वजह से। देखें वो रिलैक्स लग रहा था, उसका माइंडसेट क्लियर था जब वो बैटिंग करने आया कि हमने किस तरह एग्जीक्यूट करने हैं प्लान्स और किस तरह चेस करना है। तो वो बहुत अच्छी चीज थी हमारे लिए कि पाकिस्तान के लिए कि वो जब उसको रेस्ट करवाया गया है उससे वो अच्छे तरीके से मेंटली स्ट्रांग होके और वापस आया है। बस ये था उस वक्त जब आप पहले वो फॉर्म में नहीं था तो बहुत डर के खेल रहा था, अपनी क्रिकेट नहीं खेल रहा था। सिर्फ ये लेके थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस था। हमने कल देखा है कि उसने अपना शुरू में एक दो बॉलें कुछ बॉलें देखी, उसके बाद उसने अपनी अटैकिंग क्रिकेट जैसे खेलता है वो खेला है। और आई थिंक अब इमाम की बात करें तो शॉर्ट बॉल डिसमिसल्स पे आप बात कर रहे हैं तो आई थिंक के इमाम इट्स टाइम के इमाम या तो लेजर आई सर्जरी करवा लें या वो कॉन्टेक्ट लेंस पहनना शुरू कर दें। क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं भी कॉन्टेक्ट पहन के प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता हूँ। मैं पहले जब खेलता था ग्लासेस के साथ तो ऑब्वियसली मुझे फील्डिंग में मसला होता था।
फील्डर में अच्छा था, बट कभी कभी आप जब भागते हैं तो ग्लासेस जो है वो बाउंस करती हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट होते हो आप, बॉल कैच करते हुए या फील्डिंग करते हुए। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं कि इमाम शॉर्ट बॉल पे उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि शॉर्ट बॉल पे आपको झटका मार के अचानक हैव टू रिएक्ट टू दैट शॉर्ट बॉल, और आप जब सर हिलाते हैं तो आपका आई ऑन द बॉल कहते हैं ना वो विजन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। आई थिंक उसको चाहिए कि वर्ल्ड कप के बाद इस चीज के ऊपर कुछ थोड़ा ध्यान दे, ताकि उसकी ये उसके लिए बेहतर होगा और इवेंचुअली वो टीम, पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होगा ये। बिफोर क्लोजिंग आउट जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। उमैद भाई, आपने अक्सर अपने इंटरव्यूज में बताया कि 92 के वर्ल्ड कप ने आपको काफी इंस्पायर किया, और ऑफ कोर्स उसके बाद भी जितने वर्ल्ड कप आए, 96, 97, 3, 7, 11, 15, 19, सब आपने देखे होंगे। इन बिटवीन आप प्रोफेशनल क्रिकेटर भी बन गए। आपने क्रिकेट खेली भी सही उन लोगों के साथ जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया। तो ओवर द इयर्स जितने भी वर्ल्ड कप आपने देखे हैं, राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड डेज टिल नाउ, उनमें आपका फेवरेट वर्ल्ड कप कौन सा था? और कोई एक ऐसा मोमेंट किसी भी वर्ल्ड कप का जो अभी तक आपके आपके दिल में हो, जो आपका पसंद हो? पसंदीदा देखिए, पहला ऑब्वियसली 92 का वर्ल्ड, मुझे सिर्फ उसके ग्लिम्पसेस याद है कि मुझे याद था कि उस टाइम पे छोटा था मैं। बस ये उनका जावेद भाई का रिवर्स स्वीप पे आउट होना, और बस ये सुना था कि शायद उन्होंने रोजा रखा हुआ था या तबीयत खराब थी या जो जैसे भी था, फिर रमीज भाई ने कैच किया एंड पे, और वसीम भाई की जो दो बॉल्स थी, मुझे उस वर्ल्ड कप से सिर्फ वो याद है, और इमरान खान का वर्ल्ड कप पे था। ऑब्वियसली वो फेवरेट मोमेंट होगा क्योंकि वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। उसके अलावा 99 की जो हमारी टीम थी, वो तो उस जैसी टीम मैंने उसके बाद जिस तरह वो खेलती थी वसीम भाई के अंडर, वो मैंने और किसी टीम को उस तरह खेलते हुए नहीं देखा। तो वो कह सकते हैं आप मेरी वो एक बहुत अच्छा वर्ल्ड, यादगार वर्ल्ड कप था देखने के लिए। राइट, सो 99 वर्ल्ड कप भी आपका यादगार था अलॉन्ग विद 92। उबैद भाई, और एक और जो हम T20, सॉरी बात कर रहा हूँ बीच में, T20 वर्ल्ड कप जो था हम जो जीते थे यूनुस भाई की कैप्टनसी में, वो भी बहुत 2009 में। जबरदस्त वर्ल्ड, बिल्कुल वो बहुत अच्छा वर्ल्ड कप खेला था पाकिस्तान। Right then. It was a pleasure talking to you, Ubaid bhai. Thank you so much for taking out your time and talking to. We hope that we see you again someday. Thank you so much for coming. And viewers, that's इंशाल्लाह। all from Quick Exclusive. Thank you so much, and Allah Hafiz.